अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तज्ज़ियाकार साबिर शाकिर साहब ने। बहुत शुक्रिया साबिर साहब आपके वक्त का। आपसे गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि मिफ्ता इस्माइल ने उन्हें बताया है कि IMF से 1 नहीं 2 अरब डॉलर मिलेंगे। मिफ्ता साहब ने कौम को कोई एक आध हफ्ता पहले भी बताया था कि अगले एक आध दिन में IMF के साथ मामलात तय हो जाएंगे, लेकिन मुआहदे पर अभी तक दस्तखत नहीं हो सके हैं। जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है उस पर भी साइन नहीं हुए हैं। अब ये एक आध दिन से क्या मुराद है, इस पर बात करेंगे। दूसरी जानिब महंगाई का जो अफरीत है वो बेकाबू है, अवाम के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। PTI ने 2 जुलाई को महंगाई के लिए एहतजाज का ऐलान कर दिया है। परेड ग्राउंड में इमरान खान होंगे, बाकी पूरे पाकिस्तान में उनके लोग निकलेंगे। इस पर मुफस्सल बात करेंगे। लेकिन इरशाद साहब, जो इम्पोर्टेंट बात है, हमने देखा कि कल इत्तेहादियों ने अपने रिजर्वेशंस शो किए और वो कस्में उठा कर कह रहे थे कि हम इमरान खान के साथ खुश थे। फिर उसके बाद शाम गए, शहबाज शरीफ साहब से उनकी मुलाकात हुई। आपको क्या समझ आ रही है कि ये एक दिखा भी देते हैं बल्कि अवाम को इत्तेहादियों के रिजर्वेशंस क्या थे? ज़रा ये सुनिए, फिर आगे बात करते हैं। हम सर PTI के साथ थे इत्तेहादी, किसी वजह से, किसी की मोहब्बत में, किसी के प्यार में हम इस तरफ आ गए। सर जब PTI के साथ थे 100% एलोकेशन थी जो आखिरी साल एहसन इकबाल ने काट दी और फिर एहसान किया कि मैं आपको पैसे देता हूँ। मैंने कहा जी ये तो वो देकर गए हैं ना, इसमें आपका कौन सा एहसान काट के दे रहे। हम खुदा की कसम सर वहाँ खुश थे। ये जरदारी साहब की मोहब्बत में आ गए। ख्वाजा साहब आप सुने और शहबाज शरीफ तक ये बात पहुंचाएं। हम्बली रिक्वेस्ट कर रहा हूं पूरे पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट से, इदारों से और हुकूमत सिंध से और इलेक्शन कमीशन से कि खुदा ना खास्ता अगर वही फॉर्मूला यहां अप्लाई किया गया तो फिर मुश्किलात बढ़ जाएंगी। तब्दीली का मेरे ख्याल मकसद जो था वो कुछ और था, मगर अब कुछ और नजर आ रहा है। उस वक्त हम प्यारे भी बड़े लगते थे, चक्कर भी हमारे पास बड़े लगते थे। अब बात करते हैं तो मुंह मोड़ते हैं, थोड़ा जरा हमारी शक्ल भी अच्छी नहीं लगती। शिकायत हमारी पार्टी की भी है जी, एक मिनिस्ट्री पे बस चुप करके बैठ गए हैं। अब वो झाड़ू तो नहीं लगाना विदाउट पोर्टफोलियो, क्या करना है। तो ये सारी शिकायतें हैं जी, इनको जरा मेहरबानी करके ठीक कर लें तो बेहतर है, वरना चुप करके बैठे हैं। इत्तेहादी जमात हमारे कारकुनों को लहूलुहान करती रहे और हम उस हुकूमत में बैठे हैं। हमारी दरख्वास्त ये होगी कि मरकज जो है वो इस इत्तेहाद पर नजरसानी करे। ये जी इत्तेहादियों के रिजर्वेशंस हैं जो पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। इरशाद साहब, ये सब तरक्याती फंड्स के लिए है या ये ऑर्गेनिक रिजर्वेशंस हैं? वो क्या कहा है कि इब्तदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। बात ये है कि ये सारे जो लोग हैं तजर्बाकार सियासतदान हैं, पहले भी ये इत्तेहादों में रहे हैं, इन्हीं जमातों के साथ रहे हैं। कोई ज़रदारी साहब के साथ रह चुका है, कोई नवाज शरीफ साहब के साथ रह चुका है। तो मेरा ख़्याल है कि कोई नई बात तो नहीं है और ये बजट का भी हो सकता है। लेकिन बात ये है कि अगर ये अपनी खुशी से गए होते तो शायद अपनी खुशी से ये अलग भी हो जाते या अलग होने के बारे में सोचते। लेकिन चूँकि ऐसा मामला नज़र आता नहीं है, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले वाला मामला है, तो अब इसी तनख्वाह पे गुजारा करना पड़ेगा इत्तेहादियों को। लेकिन ये बेचैनी जो है ये बिला सबब भी नहीं है, सिर्फ बजट लेने के लिए नहीं हो सकती। ये कुछ इशारे भी हैं। लेकिन साबिर शाकिर साहब हमारे साथ हैं, अगरचे इस वक्त मुल्क से बाहर हैं लेकिन बाखबर जर्नलिस्ट हैं। तो इनसे पूछूंगा मैं कि साबिर साहब, आप UK में बैठे हैं जो इंफॉर्मेशन का हब है, और वैसे भी मुल्क के अंदर जो लोग होते हैं वो और अंदाज में देख रहे होते हैं, मुल्क से बाहर अपना माशरा, अपना मुल्क और अंदाज में नज़र आता है। तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की सियासत क्या करवट ले रही है? शाह साहब, आपका माशाल्लाह तजर्बा बहुत ज़्यादा है, सादसा की जगह पे हैं आप। सूरत हाल ये है कि कल जो कौमी असम्बली में जितने लोग भी बोले तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों की तो तस्दीक कर दी और उन्होंने एक कसर नफ्सी से काम लिया कि सिर्फ उन्होंने जरदारी साहब का नाम लिया कि जरदारी साहब के कहने पे हम आ गए थे। तो ये जरदारी साहब को पूरा प्रोजेक्ट जो है वो आउटलेट किया गया था और उन्होंने ही आगे एग्जीक्यूट करना था। तो जरदारी साहब के ही ये सारे इत्तेहादी थे बुनियादी तौर पे। इसमें अवामी नेशनल पार्टी हैदर खान साहब, हैदर होती भी बोले, और खालिद मक्सी साहब BAP बलूचिस्तान अवामी पार्टी, बाप के बाप, वो भी इसमें शामिल थे। फिर असलम भूतानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, अलबत्ता वो जरदारी साहब के पैनल पे नहीं थी,
वो उनसे बराह रास्त डील किया जा रहा था मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से, तो उनको बराह रास्त वाया डॉक्टर फ़रूक नसीम साहब मैसेजेस कन्वे होते थे, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को कहा जाता था। तो इस तरीके से ये सारे का सारा एक जो नई कंपनी मारिज़ वजूद में आई थी, उनका ख्याल था कि ये बआसानी चल पाएगी, लेकिन दरमियान में पता चला कि ये मिसाक मईशत, जिसको कहते थे कि ये मिसाक मईशत के माहिरीन हैं, तो एक इमरान खान साहब को निकाला है, बाकी सब के सब इमरान खान के इत्तेहादी भी और PDM भी और पीपल्स पार्टी और इसके इत्तेहादी भी इस वक्त इस हुकूमती बेड़े में मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद चीज़ें इनके काबू में नहीं हैं। और यही वजह है कि एक तो जरदारी साहब और मुस्लिम लीग नवाज, यानी कि भुट्टो ख़ानदान, जरदारी ख़ानदान और शरीफ ख़ानदान का जो आपस में एक काफ़ी पुराना चला आ रहा है सिलसिला, वो अभी तक कुदूरतें और बुग़्ज़ अभी ख़त्म नहीं हुआ। और जरदारी साहब आना चाहते हैं पंजाब में, उनको आने नहीं दिया जा रहा। पीपल्स पार्टी पंजाब में वजारतें नहीं दे रही उनको, मुस्लिम लीग नवाज पीपल्स पार्टी को वजारतें नहीं दे रही। इवन जरदारी साहब खुद हमजा शहबाज से मुलाकात कर चुके, फिर शहबाज शरीफ साहब को भी कन्वे किया जा चुका। तो ये प्रॉक्सीज हैं इनफैक्ट जितनी भी। साबिर साहब कतई कलाम माफ़, ये फरमाएं कि ये जो मईशत नहीं संभल रही, बेड़ा गर्क हो रहा है, आम आदमी पिस गया है बेचारा, महंगाई, ये भी ये नाइत्तेफाकी जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान है, ये वजह है या कुछ और अवामिल हैं? ये अरशद साहब ये आए नहीं थे, ये मईशत को ठीक करने नहीं आए, ना ही मईशत की प्रायोरिटी थी। इनकी प्रायोरिटी क्या थी, वो काम सारे के सारे हो रहे हैं। मसलन नैब ऑर्डिनेंस तब्दील हो चुका और आपने देखा कितनी बर्क रफ्तारी से हुआ। पहले मंजूर हुआ, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने वापस भेजा, ज्वाइंट सेशन बुलाया गया, फिर फौरन करवाया गया। इसी तरीके से ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट का हक वो छीनना था, वो बहुत तेज़ी से काम हो गया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वो काम इन्होंने कर दिया। जो चीज़ें इन्होंने अनडू करनी थी अपनी फेवर की, और बेसिकली बुनियादी तौर पे ये सारे के सारे वही बिल थे, खासतौर पे नैब, जो कि फैटफ के साथ इन्होंने जोड़ा था। और उस वक्त भी ये कोई भी 3 बिल मंजूर हुए थे, तो वो भी ज्वाइंट सेशन के जरिए मंजूर करवाए गए थे। अपोजिशन ने इनकार कर दिया था, और भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस मौजूद है, सबकी मौजूद है। तो इसलिए ये मईशत ठीक करने नहीं आए, और ना ही मईशत अब तक की इत्तला के मुताबिक इनकी प्रायोरिटी है। उसमें आप देख लें कि वही IMF था, उसके साथ सारा प्रोग्राम चल रहा था। अब शौकत तरीन साहब को बुला के उनसे मदद मांगी जा रही है। मईशत इनकी प्रायोरिटी ना थी ना है, जो काम इन्होंने करने थे वो कर लिए। अच्छा साबिर साहब, ये जो सारी कहानी हमने देखी रिजीम चेंज की, इसमें इमरान खान से क्या गलती हुई? इमरान खान से गलती नहीं हुई, बल्कि इनके अपने अंदर का खौफ था और कुछ भी नहीं था। और खुर्रम दस्तगीर साहब बड़े क्लियरली बता चुके हैं कि इनके अंदर का खौफ क्या था। ये फरमाएं कि जब अदम एतमाद की तहरीक की तैयारियां हो रही थीं, तो हमें ये बावर कराया जाता था कि मुल्क की इकानमी तबाह हो गई है, महंगाई है, आवाम का जीना दुभर हो गया है, और जब रजीम चेंज होगी तो अमेरिका भी मदद करेगा, चीन भी मदद करेगा, सऊदी अरब भी मदद करेगा। 36 अरब डॉलर आएंगे। 35 अरब डॉलर का तो एक बाकायदा आपको याद है कॉलम भी लिखा गया, और बाकायदा कहा गया जी सिर्फ 35 अरब डॉलर तो चीन लेके बैठा हुआ है। इसका मतलब है कि इमरान खान जो कहते हैं कि जी अमेरिका इसके पीछे था, फिर ये बात तो ना हुई, आया तो कुछ भी नहीं है। उसमें अरशद साहब बात ये हुई कि देखें, आप बेहतर समझते हैं कि अमेरिका भी उस घोड़े पे लगाता है जिसके पल्ले कुछ हो, कमज़ोर घोड़े पे तो वो नहीं लगाता। ये सारा खेल ख़राब कैसे हुआ? ये खेल ख़राब हुआ है, सिर्फ स्क्रिप्ट उस वक्त ख़राब हुआ जब पाकिस्तान के अवाम निकल आए। अच्छा। और पाकिस्तान के अवाम ने इस रिजीम चेंज को रिजेक्ट किया, इस ऑपरेशन को, और वो अभी तक एक्सेप्ट नहीं हो रहा। अब तक जितने भी सर्वे हो चुके हैं, जिनका ऐलान किया गया है वो भी, और जिनका ऐलान नहीं किया गया वो भी, ये सारे के सारे सर्वे बता रहे हैं कि शदीद तरीन रद्द अमल है इस वक्त भी। जो लास्ट सर्वे आया है वो 67% जो हैं, 74% फ्रेश इलेक्शन मांग रहे हैं पाकिस्तान के अवाम। तो ये पाकिस्तान के अवाम ने फर्स्ट टाइम ऐसा किया है कि पाकिस्तान के अवाम ने एक्सेप्ट नहीं किया। ये ना इमरान खान साहब को पता था, ना ये अमेरिका को पता था, ना ये लोकल प्लेयर्स को पता था, और ना ही मीडिया को पता था। इवन इमरान खान को भी नहीं पता था कि ये कुछ होना है, वरना वो तो
शाह महमूद कुरैशी साहब को नॉमिनेट कर चुके थे कि जी प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन लड़ना है, लेकिन उस रात जब पब्लिक बाहर आई तो उस वक्त पीटीआई ने सोचा कि जनाब ये हम किस तरफ जा रहे हैं, असल तो अवाम की जो पल्स है वो तो ये है। तो इसलिए ये अमेरिका भी फिर बैकफुट पे गया, और वजह ये है कि 2 वोटों से अरशाद साहब ये गवर्नमेंट बनी है, फैसल भाई 2 वोटों से गवर्नमेंट बनी है। और पंजाब गवर्नमेंट आप देख लें कि कितने सहारे इस वक्त उसके साथ खड़े किए गए हैं कि उनकी सीएमशिप को बचाने के लिए। विजिटर्स गैलरी का सीएम और इलेक्शन, पंजाब पुलिस ईवान में आके इलेक्शन करवा रही है, हर चीज़ तो चैलेंज हुई है। तो ये सारे का सारा जो हाइब्रिड सिस्टम खड़ा है एक इंतहाई कमज़ोर बुनियादों पे, तो पूरी दुनिया भी तो ये देख रही है हमारे साथ चाइना ने क्या किया। आप तस्वीर कर सकते हैं कि चाइना जैसा हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर, इतना दोस्त, पक्का दोस्त जिसको कहते हैं, वो और पुतिन, चाइना, रशिया, ये सब हम तो रीजनल प्लेयर बनने जा रहे थे बहुत तगड़े किस्म के, और इसी इत्तेहाद का हम हिस्सा थे। तो इंडिया के कहने पे चाइना ने हमको इनवाइट नहीं किया, तो इसीलिए चाइना भी तो, और ना हम उधर कह रहे ना उधर कह रहे ना। अच्छा, अमेरिका साबिर साहब एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमने ये जो 9 अप्रैल के बाद देखा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जिसका आपने भी जिक्र किया, एक गैर रिवायती मोमेंटम बना लिया और आवाम को अपने साथ मिला लिया। लेकिन अब हम ये देखते हैं कि उस मोमेंटम को जो कंसिस्टेंट रखना था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं रख रही है। आज खान साहब ने बात की कि 2 जुलाई को हम महंगाई को लेकर एहतजाज करेंगे, ऑल्दो महंगाई बड़ा इशू बन गया है जिस पर वो सियासत कर सकते हैं। ये जो जुज़वी खामोशी आ जाती है, या जुज़वी आप कह लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने ऑपरेशंस को या अपने इस सारी डेमोन्स्ट्रेशन को रोक लेती है, इसका क्या मुराद है? क्या पसे पर्दा कोई मामलात, कोई मुज़ाकरात, बैकडोर कुछ चल रहा है? डेफिनेटली उसमें शाह साहब समझदार हम्बल लोग, जो जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा था, हम्बल लोग मौजूद हैं जो इस कुछ चीज़ें वो जानते भी हैं, इसलिए वो कहते हैं कि प्रेशर भी रहे और प्रेशर भी बरकरार रखा जाए, और ये प्रेशर उस हद तक ना जाए कि दूसरी साइड से कोई बहुत ओवर रिएक्शन हो जाए, और ओवर रिएक्ट करें तो ये सारे का सारा सिस्टम ही ना लपेटा जाए। तो मेरी जो इत्तला है उसमें न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के राब्ते हैं, बातचीत है, मैसेजिंग होती है, लेकिन वो सब के सब जो हैं इस वक्त आप कह लें इजाजुल हक साहब इस तरह के, इस नौइयत के हैं। कुछ और लोग भी हैं जो इस वक्त ब्रिज का काम, क्योंकि बराह रास्त तो बोलचाल, जो टॉप लीडरशिप उनकी तो बोलचाल ही बंद है। वो तो कहते हैं कि जब तक आप शेड्यूल नहीं देंगे तब तक हम एक दूसरे के साथ बैठने के लिए भी तैयार नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब ने भी बात की थी एक दफ़ा, इमरान खान साहब को कहा था कि आए बैठें, इंतखाबात की बात करें। तो वो जो असल मसला यही है कि प्रेशर इस हद तक नहीं लेके जाना कि ओवर रिएक्शन आ जाए उधर से, और ओवर रिएक्शन में ये सारे का सारा सिस्टम ना लपेटा जाए। तो आगे भी बढ़ना है, सिस्टम भी बचाना है, डेमोक्रेसी भी बचानी है। और नहीं तो क्या आप समझते हैं कि सिस्टम को खतरा है? बिल्कुल सर, ये तो सिस्टम को बिल्कुल खतरा है। ये अगर पब्लिक इस हद तक अवेयर ना होती तो काफी खतरा मौजूद था। ये सारा के सारा खेल जो खराब हुआ है वो अल्लाह ताला की तरफ से हुआ है। मेरा ख्याल है कि ये जो पब्लिक सामने आई है। अच्छा, ये फरमाएं कि आप बरतानिया में हैं, यहाँ एक नैरेटिव ये भी हुकूमत की तरफ से आता है कि ये जो महंगाई है, पेट्रोल की हो या बिजली की हो या गोश्त की हो या सब्ज़ी की हो, ये एक आलमी जो है एक इंटरनेशनल फिनोमेना है। यूके में क्या सूरत हाल है? वहाँ चीज़ें वाकई सस्ती हैं और यहाँ पाकिस्तान के अवाम वाकई तंग हैं महंगाई की वजह से, और महंगाई हुकूमत की पैदा करता है, नाअहली की वजह से है। महंगाई तो पूरे मुल्क में है, लेकिन फ्यूल जो है वो सस्ता हो रहा है। अच्छा। बरतानिया में सस्ता हुआ है और अमेरिका में भी सस्ता हुआ है। अमेरिका में $2 पे था, वो 1.9 पे आ चुका है। बरतानिया में भी 2 पाउंड पे था, वो भी 1.89 पे आ चुका है। ये इस वक्त सूरत हाल है। महंगाई बिल्कुल हुई है, लेकिन महंगाई की जो रफ्तार है जो हमारे यहाँ पिछले 8 हफ्तों में हुई है अरशाद साहब, वो तो दूर दूर तक हमें नजर नहीं आ रही, क्योंकि 30 जून तक, अभी 30 जून अभी रहते हैं 3-4 दिन, 30 जून तक तो फ्यूल भी फिक्स हो गया था, बिजली की कीमतें फिक्स कर दी गई थी, और जो 200-400 अरब रुपया इन्होंने उसको सब्सिडी दी थी
वो भी स्पेयर कर लिया था। IMF के साथ प्रोग्राम भी बहुत अच्छा चल रहा था। आखिर ये 8 हफ्तों में ऐसा क्या हुआ है कि आपको फ्यूल जो है, और फिर आज की जो लेटेस्ट है उसमें FDR ने अपना जो टैक्स कलेक्शन का हदफ है 6,000 अरब रुपए का, वो भी बहुत अच्छे तरीके से पूरा कर लिया है बगैर किसी क्योस के। तो चीज़ें तो सारी स्मूथ चल रही थी। तो ये सब कुछ जो हुआ है, मुझे इन बिटवीन कुछ गड़बड़ लगती है कि क्या हम IMF के साथ मुज़ाकरात कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे, क्योंकि ये तो आते हैं कि बस आज मुज़ाकरात हो गए, कल हो गए। तो उस पे शौकत तरीन साहब ने आज से कोई 4-5 हफ्ते पहले कहा था कि इस पे अभी कई हफ्ते लगेंगे, और बात उनकी सही है कि आज मिफ्ता साहब का भी बयान चल रहा था कि जी वो स्टाफ लेवल पे मुआहदा हो गया है और 1-2 दिन लगेंगे उसको जो डॉक्यूमेंट्स हैं पढ़ने में, और उसके बाद इंशाल्लाह हो जाएगा। इसका मतलब है कि बजट की मंजूरी का इंतज़ार हो रहा है। बजट मंजूर होगा, बजट मंजूर होने के बाद ये मुज़ाकरात शुरू होने हैं। अरशाद साहब, मुज़ाकरात शुरू होने हैं बजट मंजूरी के बाद। वो देखेंगे पहले कि जनाब क्या क्या करती है। उसकी वजह यह है कि इससे पहले तो वो बात ही नहीं कर रहे थे कि आपने रहना भी है या नहीं। सही। ये सऊदी अरब से भी, हमारे मिडल ईस्ट से भी यही, और चाइना से भी यही इतला आई कि आप इन लोगों ने रहना भी है या नहीं रहना। नहीं, लेकिन जब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं, ज़रदारी साहब सब के हमने मुद्दत पूरी करनी है, तो फिर वो इतबार क्यों नहीं कर रहे इनकी ज़ुबान पर? आपने देखा ना, ये मुद्दत है या इद्दत है, अभी ये नहीं समझ आ रही। कि मुद्दत पूरी करनी है या इद्दत पूरी करनी है। अभी जरदारी साहब का और जो खासतौर पे मैं मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान जो इस वक्त चल रही है टसल, जरदारी साहब पंजाब में एंट्री चाह रहे हैं, उनको नहीं मिल रही। अच्छा। वो उसका ये प्रॉक्सीज है सारी, वो फिर MQM नहीं, तो ये आपके ख्याल में पंजाब गवर्नमेंट गिर सकती है, पीपल्स पार्टी पीछे हट जाए, या कोई और रास्ता परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला बन सकते हैं? जरदारी साहब राब्ते में है जी परवेज़ इलाही साहब के साथ। अच्छा। सॉफ्ट में है। देखिए उनको पोर्टफोलियो नहीं मिला अभी तक, और बजट तो है प्राइवेट बिल्डिंग में। आपने, मेरा ख्याल है कि आपने पूरी जिंदगी में ही नहीं देखा होगा कि दो इस वक्त असम्बलियाँ चल रही हैं। एक असम्बली है चौधरी परवेज़ इलाही साहब की पॉकेट में है, और एक असम्बली हमजा शहबाज साहब की पॉकेट में है, जहाँ दिल का इजलास कर लेते हैं और बजट मंजूर करवा लेते। लेजिस्लेशन हो रही है प्राइवेट इमारतों में, इससे ज़्यादा बड़ा मजाक क्या होगा। सही है, ठीक, बहुत शुक्रिया साबिर शाकिर साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर हों। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इरशाद साहब, ब्रेक से पहले भी बात हो रही थी, इत्तेहादियों पे हमने बात की। खैर, आई थिंक इट्स टू अर्ली कि हम ये कहें कि अभी कोई इत्तेहादियों की तरफ से बड़ा चैलेंज जो है वो होगा। बहरहाल पंजाब की सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है। अब अदालती फ़ैसले पे है कि आया हुक्म आता है कि दोबारा वज़ीर आला का इंतखाब हो। परवेज़ इलाही साहब, अब मेरा ख्याल जो डिफरेंस रह गया वो 4 सीट्स का रह गया है, जो नून लीग के पास अभी सबकत है। परवेज़ इलाही साहब, अगर ये दोबारा इंतखाबात वाला मामला आ जाता है, आप समझते हैं कि 4 लोग मैनेज कर लेंगे? हालांकि जो तंजीमी तब्दीलियाँ की हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, खुसरो बख्तियार साहब को वहाँ से हटाया, ओन अब्बास साहब को लगा दिया, शफकत महमूद साहब को हटा दिया, यास्मीन राशिद साहिबा को लगा दिया, तो ये भी किसी जगह जाके असरअंदाज हो सकते हैं, 2-4 MPs और कम हो सकते हैं। देखिए, 2 चीज़ें हैं इसमें जहन में रखने की। नंबर 1 तो ये है कि जो 25 लोग डिस्क्वालीफाई हुए हैं, क्या अगर अदालती फ़ैसला मसलन आता है तो क्या ये जो नए 5 लोग मिल रहे हैं मखसूस नशिस्तें, वो भी काउंट होंगी या नहीं होंगी, वोट दे सकेंगे कि क्यों? क्योंकि जो अदालत में बहस हो रही है वो ये है कि हम 16 अप्रैल की सतह पे मामला को बहाल करते हैं। 16 को जो 25 लोग थे, मुनहरिफीन जो थे, उनके वोट काउंट नहीं होंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक जी, जो उस वक्त मेंबर थे। तो इसका तो फ़ायदा फिर हुक्मरान जमात को होता है जी, एक बात। दूसरा इसका पहलू है कि क्या अब सिंपल मेजॉरिटी पे होगा, हाउस की मेजॉरिटी पे होगा, या नहीं? वो तो आइन की रूह से नहीं हो सकता, 2 कैंडिडेट हो तो नहीं हो सकता। 186 वोट तो फिर कोई नहीं ले सकता, फिर इसके नतीजे में असम्बली टूट सकती है।
अच्छा, ये कानूनी पहलू है कि जब आपकी असम्बली में 186 वोट लेना ज़रूरी है किसी के लिए, हाँ उसकी सेकंड वो हो, लेकिन ये असेंबली तोड़ने का इख्तियार तो फिर गवर्नर के पास है। नहीं उसका एक और चीज़ है ना, वो ये है कि सेकंड राउंड में फिर वो 186 की शर्त नहीं रहती। नहीं, 2 से ज़्यादा उम्मीदवार हों, अगर हाँ 2 से ज़्यादा उम्मीदवार हों, ये पहले राउंड में अगर कोई उम्मीदवार 186 नहीं ले सकता और दूसरे राउंड में मुकाबला होगा जो पहले टॉप 2 होंगे, 2 हैं और उनमें से जो अक्सरियत लेगा, सिंपल अक्सरियत, अब ये भी एक कानूनी पहलू है ना कि जी 2 उम्मीदवार अगर हों और उसमें कोई 186 ना ले सके तो फिर असम्बली का मुस्तकबिल क्या होगा, ये एक पॉइंट है इसका। तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब और चौधरी ख़ानदान की जो शोहरत है वो ये है कि वो मैनेज करने के बादशाह हैं इन मामलात को। तो अब वो बहुत बड़ा इम्तिहान होगा चौधरी परवेज़ इलाही साहब का कि क्या वो मैनेज कर पाते हैं। पहले तो ये दावा किया जाता था कि जो मुस्लिम लीग नून के अंदर उनका एक वसी हल्का है, उनके वफ़ादारों का, उनके साथियों का, हमदर्दों का, खैर खाओं का, तो ये भी एक इम्तिहान होगा। चौधरी शुजात साहब ने जो आज बयान जारी किया है कि जी हमारे ख़ानदान, हमारे जितने भी लोग हैं उन सब को चाहिए कि वो वोट परवेज़ इलाही साहब को दें। जो पहले शफात साहब का बयान आया, वजाहत साहब का बयान आया, ऐसा लगता था ख़ानदान के अंदर जो चपकलेश है वो सियासत में भी असरअंदाज हो रही है, तो ये भी एक पहलू है। लेकिन इस वक्त जिस तरह के मामलात रियासत के चल रहे हैं, हुकूमत और रियासत दोनों दबाव का शिकार हैं जी। अवाम के अंदर ये अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए रियासत को, रियासती मशीनरी को, अवाम को, कि इस तरह की सूरत हाल जब किसी रियासत में होती है तो वहाँ बहुत बड़ी बदअमनी और शोरश जन्म लेती है। वो हमारे यहाँ अल्लाह का शुक्र है नहीं है और कोई कोशिश भी नहीं कर रहा। लेकिन ये कितना अरसा चलेगा ऐसे? तो अगर इमरान ख़ान को पंजाब की हुकूमत मिल जाती है और वो उस पर इत्तफा करके बैठ जाते हैं और इलेक्शन अपने वक्त पर होते हैं, तो ये भी कोई घाटे का सौदा नहीं है मुल्क के लिए, रियासत के लिए, कि बजाय इसके कि जो मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद है, जिस तरह इस वक्त एक आम नैरेटिव ये है कि ये सिर्फ अपने ख़िलाफ़ मुकदमात ख़त्म करने आए थे, EVM को ख़त्म करने आए थे, मर्ज़ी के इलेक्शन इस्लाहात करने आए थे, वो मकसद तो इनका पूरा हो गया। लेकिन नून लीग को क्या मिलेगा? नून लीग अगर पंजाब में PTI वापस आ जाती है जी, मशीनरी सारी PTI के पास आ जाती है, तो नून लीग को क्या मिलेगा सियासी एतबार से? उनके पास क्या हो, या उनके लिए ये ब्लेसिंग होगी कि उनका बर्डन जो है वो कम हो गया? अगला इलेक्शन अगर इमरान ख़ान की मर्ज़ी का नहीं होता, अगली अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो इमरान ख़ान की मर्ज़ी से नहीं होती, तो ये 2 खौफ थे ना। जब हम अदम एतमाद की तहरीक से पहले मुस्लिम लीग नून के और पीपल्स पार्टी के लीडरों से इसी प्रोग्राम में बात करते थे, तो वो क्या कहते थे कि हम जनाब चाहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड मिले हमें, अगले इलेक्शन जो हैं वो इमरान ख़ान की मर्ज़ी से ना हों और इलेक्शन पर असरअंदाज होने वाले अवामिल जो हैं वो न्यूट्रल हों, यही कहते थे ना। डिमांड पूरी होगी, तो वो हो गया है। तो अब इसी पर इक्तफा करें, इससे आगे की ख्वाहिश जो है। लेकिन इमरान खान तो मान ही नहीं रहे ना, वो तो इलेक्शन कमीशन को नहीं मान रहे, वो इस सिस्टम को नहीं मान रहे। अभी तक इमरान खान को सिस्टम से बाहर रखने की कोशिश हो रही है जी। अजीब मामला है। यानी इमरान खान तो पहली दफ़ा इक़्तिदार में आया है, ये जो जमातें हैं इत्तेहादी, ये तो 4-4, 5-5, 6-6, 7 पीपल्स पार्टी 7वीं दफ़ा इक़्तिदार में है जी। सबक क्या सीखा है? पहले ये मुकदमात एक दूसरे के खिलाफ बनाते थे, अब भी मुकदमात बन रहे हैं, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि हम अगर ज़मानत पे हैं तो इमरान खान भी ज़मानत पे है, 9 FIR दर्ज करवा दी। भाई वो ज़मानत पे अगर है तो वो आपकी तरफ से दर्जशुदा FIRs की बुनियाद पर है, किसी करप्शन के इल्ज़ाम में नहीं है। 24 अरब का केस नैब में चल रहा था, तो परवेज़ मुनीस इलाही पे 24 अरब का ही केस डाला गया है जी, ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस, जो 24 अरब, भाई 23 अरब कर लो या 25 अरब भी कर लो, यानी फिगर भी वही रखा गया है।
ये अजीब व गरीब सूरत हाल है। तो ये सबक सीखा है माजी से हमारे सियासतदान ने, और इसी वजह से फिर हमारी जब सियासत कमज़ोर होती है, जमहूरियत कमज़ोर होती है, जमहूरी इदारे कमज़ोर होते हैं, हम रोना रोते हैं कि जी मुदाखलत हो जाती है और वो जो हमें काम नहीं करना दिया। अब ये जो काम 2-2.5 महीने में आपने ना तो महंगाई को कंट्रोल करने का कुछ किया है, ना आवाम को रिलीफ देने के बारे में कुछ सोचा है, लेकिन वो काम फौरन हो गए। ये बात समझ में आती है, नैब को पर काटने का काम तो जल्दी हो गया। ये बात आपकी समझ में आती है, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि इमरान खान को सिस्टम से बाहर रखने की कोशिश की जा रही है, इमरान खान खुद भी तो सिस्टम से बाहर हो रहे हैं ना, वो पार्लियामेंट में वापस क्यों नहीं आते हैं? एक बड़ा बेसिक बात है ना, कौन सी हुकूमत है या कौन सी पार्लिमानी पार्टी है या पार्लिमानी कमेटी है जिसने जाके पार्लियामेंट से बाहर किसी भी इदारे के सरबराह की तैनाती के लिए वो इमरान खान की से मुज़ाकरात पंजाब करना है? असम्बली में वो बैठे हुए हैं, पंजाब असम्बली क्या में बैठे सलूक हो रहा है कि आपने असम्बली ही ऐवान इकबाल में लगा ली। ये सिस्टम में रखने की बातें हैं। पंजाब असम्बली में वो तो मौजूद है ना, इस्तीफ़ा नहीं दिया। सेनेट में वो मौजूद हैं, सेनेट में अच्छी खासी मेजॉरिटी है उनकी, ठीक है ना। वहाँ क्या हो रहा है? लेकिन उसमें भी देखें ना, पंजाब में भी अगर आप ये कह रहे हैं चीफ सेक्रेटरी आए, वो आईजी आए, वो आके माफ़ी मांगे, वो चैम्बर में पेश हो, उसका तो एक सिंपल तरीका था, जो इस्तेकाक कमेटी है उसके सामने उनको बुला लेते, वो आइनी तौर पे पाबंद है, वो माफ़ी मांगे या उनसे उनको माफ़ किया जाए, उनको रखा जाए। वो भी तो एक हुज्जत तमाम करने की कोशिश की जाती रही ना, जो लोग अपोजिशन के हैं। ये चीज़ें जो होती हैं, ये चीज़ें मिल बैठकर किसी न किसी स्टेज पे तय कर ली जाती हैं, हो जाती हैं। लेकिन अगर आप एक दिन इजलास हुआ है, दूसरे दिन हो गया, तो आपने फ़ौरन असम्बली अपने वो भेड़ें अलग कर ली, तो जाके वहाँ ऐवान इकबाल में बैठ गए। ये नहीं होता, यानी उसमें दोनों साइड पे कसूर है, कोई वन साइडेड बात नहीं है। ये नहीं कि इन्होंने बहुत अच्छा किया है, इनको भी, चौधरी परवेज़ इलाही साहब को भी और पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी लीडर्स जो थे, इनको भी कोई दानिशमंदी का मुजाहरा करना चाहिए था, इनकी तरफ से भी बेजा ज़िद थी। लेकिन ये मामलात तय करने चाहिए थे, बजाय इसके कि अपनी अपनी भेड़ें अलग कर लें, सही है, अलग अलग इजलास शुरू कर। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा और साबिक गवर्नर KP के शाह फरमान साहब ने। बहुत शुक्रिया शाह फरमान साहब आपके वक्त का। शाह फरमान साहब, 2 जुलाई को आप एहतजाज करने जा रहे हैं, लेकिन एक आम तासुर ये है कि जो लहर आवाम की आपके साथ थी उसका ज़ोर अब कुछ कम हो गया है। उसकी रीज़न ये है कि आप उस एहतजाज के मोमेंटम को बरकरार नहीं रख सके, कि जुज़वी तौर पर जो आप खामोश हो जाती है आपकी जमात, इसकी वजह क्या है? क्या कोई मामलात सेटल होने की कोशिश हो रही है? फैसल साहब, सबसे पहले तो मैं इससे इसलिए इत्तेफाक नहीं करता कि जिस वजह से लोग हमारे साथ हैं, जिस वजह से लोग बाहर निकल रहे हैं, उनकी वो वजूहात अपनी जगह पर मौजूद है, बल्कि अब ज़्यादा हो गए हैं। अच्छा, पहले जब हम मार्च कर रहे थे उस वक्त भी लोग निकले, लेकिन उनके ऊपर बदतरीन तशद्दुद हुआ। अब उनके बाद से, उस एहतजाज के बाद से आज आप देख लें कि लोग कहाँ खड़े हैं। आज तो हमने कराची के अंदर कॉल नहीं दी हुई, आज तो मुल्क के डिफरेंट, आज की कॉल तो हमने नहीं दी हुई थी, लेकिन लोग निकले हैं और लोगों को इन तजुर्बाकार टीम का पता चल गया कि इनके प्रायोरिटीज़ क्या हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी का वोट ख़त्म करना, नैब के अंदर अमेंडमेंट लाना, ये उनके पहले भी जब पीटीआई के साथ इनकी, ये ऑन रिकॉर्ड है, जब पीटीआई के साथ इनकी नेगोशिएशन हो रही थी तो उन्होंने कोई अबाउट 30 सेक्शन में अमेंडमेंट प्रपोज की थी और वो रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। तो इनकी प्रायोरिटीज़ है जो है वो आवाम नहीं है और उनके असरात वाज़े होते जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक जलसा है, उस हिसाब से आप इसको एहतजाज कह लें, लेकिन ये कानून और आइन के दरमियान के अंदर रहते हुए एक हमारे प्रोटेस्ट का की कॉल है और इस दफ़ा आप देखेंगे इंशाअल्लाह ज़्यादा लोग निकलेंगे। शाह फरमान साहब, आप तो इमरान खान के करीबी साथियों में से हैं
बानियों में से हैं तहरीक इंसाफ के। शेख रशीद साहब कहते हैं कि मैं आके इमरान ख़ान को बताता था कि जब मैं मुलाकात के लिए कहीं जाता हूँ एक जगह, तो शहबाज शरीफ साहब मुझसे पहले बैठे होते हैं और लंबी मुलाकातें कर रहे हैं, लेकिन ख़ान साहब यकीन ही नहीं करते थे। तो आप लोग या ख़ान साहब जो थे और कॉन्फिडेंट थे, या क्या वजह थी कि मामलात को संभाल नहीं सके आदमी एतमाद के पेश होने से पहले और पेश होने के नहीं? बाद? देखिए, ऐसी बात नहीं है। देखिए, हम जिस रास्ते पे जा रहे थे, आप जीडीपी ग्रोथ देख लें, आप फॉरेन रिजर्व्स देख लें, आप ट्रेड डिफिसिट के अंदर कमी देख लें, आप टेक्सटाइल और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज देख लें, आप एग्रीकल्चर देख लें। और इस वजह से आप देखें ना, कोविड के अंदर जो सारी दुनिया रिसेशन में जा रही है, 5.5 और 6% जीडीपी ग्रोथ, तो हम तो सही जा रहे थे। सही। हमने ये तो नहीं कहा कि हमसे कोई गलतियां हुई हैं, हम तो सही जा रहे थे। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हमें चेयरमैन पीटीआई जनाब इमरान खान ने एज ए प्राइम मिनिस्टर हमें टास्क किया कि पहले ये पता चलाओ कि ज़मींदारों की क्या इश्यूज है, प्रॉब्लम्स क्या है, और ख़ासकर छोटे ज़मींदार के प्रॉब्लम क्या है। ये एक। दूसरी बात उन्होंने की कि आप ये पता चलाएं कि क्या हमारे इस सरजमीन पर कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो हमें पता ना हो। तो आप देखें कि जो छोटे ज़मींदारों की और जो ज़मींदारों को पेमेंट और जो सिलसिला हुआ, आपने एग्रीकल्चर के अंदर ग्रोथ देखा। लेकिन जो दूसरा सेक्शन है, ज़रा सुन ले कि क्या इस सरजमीन को आज इसके अंदर ये फर्टिलिटी आई कि ये जैतून को हम उगा सकें। आप इस साल जैतून प्रोड्यूसिंग क्लब के मेंबर बने। अच्छा। ये हमने शुरू किया और उस इंस्ट्रक्शन के तहत शुरू किया। फिर उसके बाद सैफरान, जिसको हम ज़ाफ़रान कहते हैं जी, जो हाई एल्टीट्यूड ड्राई एरिया पर होता है, जिसकी कीमत $15,000 से लेकर $30,000 किलो है जी। आज हमने आइडेंटिफाई किया 18,000 हेक्टेयर 13 डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिससे 1,000 अरब का हो सकता है ज़ाफ़रान। तीसरी बात, बिलियन ट्री सुनामी के अंदर हमने सिदर बेरी शामिल की, जहां बेरी पत्ता नहीं गिराता, एवरग्रीन है। नंबर 2 वहां पर होता है जहां कोई ग्रीन प्लांट नहीं होता, वो वहां पर होता है। बेरी की हनी पूरी दुनिया की हनी में, डिफरेंट हनी में 35 से 45% शुगर होता है और 20 डिग्री पर वो जम जाती है। बेरी की हनी सेहत के लिए इतनी अच्छी है कि वो -2 के ऊपर भी लिक्विड रहती है और 6 से 9% उसके अंदर शुगर होता है। आज यूएई में 30,000 रुपए पर किलो जो इधर से लोग ले जाते हैं। शाह साहब, ये ज़ाफ़रान, ये शहद, ये जैतून, ये आमदन इससे कितनी हुई है? इसकी एक्सपोर्ट कहाँ पे, मंडी इसकी कौन सी है? देखिए, मैं इस वक्त आप देखिए, इसकी खुद सर्वे कर ले। देखिए, इसकी खुद सर्वे कर लें। ये हमें टाइम लगा, ये 3.5-4 साल के अंदर प्रोडक्शन शुरू करते हैं, लेकिन जो ऑलरेडी हमारे पास केपी के अंदर 7,30,00,000 वाइल्ड जो है वो ऑलिव है, जिसको कऊ कहते हैं, देखिए ना, और वो सारी उसके अंदर मौजूद है। अगर हम उसको भी ग्राफ्ट करें, जिस तरह बाजवर से हमने शुरू किया हुआ है, हम नए जैतून को भी लगा रहे। कहने का मकसद ये है कि आज हमारे पास पोटेंशियल मौजूद है। मुझे ऑन रिकॉर्ड, ये हुकूमत गिराने से पहले मुझे ऑन रिकॉर्ड चाइना ने बुलाया। अच्छा। चाइना के अंदर, चाइना ईस्ट के अंदर एक प्रोविंस है, उसके गवर्नर ने इनवाइट किया, फॉरेन ऑफिस ने इनवाइट किया कि आप ऑर्गेनिक वेजिटेबल और फ्रूट और सैफरान और ऑलिव के ऊपर उन्होंने मुझे इनवाइट किया। और जो चाइनीज़ एम्बेसडर से मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने हमारे ये वाले प्रोजेक्ट सीपेक फेज़ 2 में शामिल किए। अब मेरा अगला प्रोग्राम सूबाई हुकूमत का ये था, और ये 2 चीज़ें जो एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट की, ये मैं इसको जो है वो गाइड कर रहा था। डिसीजन लेने थे हुकूमत ने, लेकिन मैं इसको लीड कर रहा था। अब आप मुझे बताएं कि सऊदी अरेबिया ने रिक्वेस्ट की कि आप
ऑलिव आपकी ज़रूरत से ज़्यादा ऑलिव है, वो एक दाना भी किसी और को ना दे, आप हमारे साथ डील करें। शाह फरमान साहब, आपकी इतनी अच्छी हुकूमत चल रही थी, इतने अच्छे प्रोजेक्ट चल रहे थे, आपके अपने इत्तेहादी भी मुतमईन नहीं थे और वो कहते कि जी मौजूदा हुकूमत के होते तो हम अपने हल्के में नहीं जा सकते, इलेक्शन नहीं लड़ सकते, तो ये क्या वजह थी? ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन था या कुछ और था? देखो मेरी बात सुने, देखिए मेरी बात सुने, मैं वो बात करूंगा, बाकी तो चीज़ें क्लियर है कि अगर कोई प्रेशर आया है या कोई इस तरह की बात हुई है या कोई बाहर से बात हुई है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमारी हुकूमत की जो परफॉर्मेंस है, फेडरल हुकूमत की परफॉर्मेंस देख लें, ये फिर से मैं रिपीट करता हूँ, जीडीपी ग्रोथ देख लें, यही जब हम हुकूमत में आए उस वक्त फॉरेन रिजर्व्स कितने थे, जब हम जा रहे थे तो कितने थे, तो ये क्लियर इंडिकेटर्स हैं। मैं तो उसका जवाब दूंगा जो फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर मैं बात करूंगा कि ये हकीकत है, कोई और क्या कहता है। ये तजुर्बाकार टीम आई, इन्होंने जो कुछ किया, कौम का जो हाल किया, आप मुझे बताइए जो पॉलिटिकल टर्माइल है ये इकोनॉमी रिलेटेड है। अगर आपके, अच्छा मुझे आप ये बताएं, जिन्होंने 35-40 साल से, जो मैं समझता हूँ कि चलो 70 से लेकर आप मुझे बताएं 50 साल जिन्होंने हुकूमत की या 74 साल जिन्होंने हुकूमत की इस मुल्क के ऊपर, क्या उनको ये नहीं पता था, क्या उनको ये नहीं पता था कि हमारे यहाँ ज़ाफ़रान भी हो सकता है, हमारे यहाँ जैतून भी हो सकता है, जो हमारे यहाँ सिद्र शाह फरमान साहब बताएं जी सर, असल चीज डायरेक्शन है। देखो मैं इसलिए असल चीज डायरेक्शन है कि हमारी हुकूमत की डायरेक्शन क्या थी। बिल्कुल ठीक है, आपके कुछ आइडियाज जो थे वो आउट ऑफ बॉक्स थे शाह फरमान साहब, लेकिन आप केपी हुकूमत की कारकर्दगी की बात कर रहे हैं। केपीके में जब बल्दियाती इलेक्शन का पहला मरहला हुआ, आपको नताइज नहीं मिले आपकी तवक्कुआत के मुताबिक, दूसरे मरहले पे आपको नताइज मिले। मार्च के पहले हफ्ते में एबटाबाद में स्पेशल फ़ंड आया सीएम साहब की जानिब से, करोड़ों के वहाँ पे प्रोग्राम्स आए। फिर 31 मार्च को इलेक्शन हो गए, वहाँ से आपके लोग जीत भी गए, और फिर उसके बाद अब की रिपोर्ट्स ये हैं कि वो जो स्पेशल फ़ंड आया था उसमें से 50% अभी तक रिसीव ही नहीं हुआ है, और जो प्रोजेक्ट से टेंडर हो गए, वर्किंग ऑर्डर हो गए, फंड न होने की वजह से अब वो कटाई में पड़ चुके हैं और कंट्रैक्टर भी हड़ताल पे चले गए हैं। इस तरह के वाक़यात जो हुए हैं, अब एक खबर ये भी आई कि पेंशन देने के पैसे जो हैं वो केपी की हुकूमत के पास ख़त्म हो गए हैं। तो ये तरक्की जो है इसकी रिफ्लेक्शन अवाम में नज़र क्यों नहीं आ रही? देखो मेरी बात सुन, ये जो आप बात कर रहे हैं कि ये चीज़ें बताई गई या इस तरह नहीं था या इस तरह है, देखिए सिंपल सी बात है। नंबर 1, हुक्मरान की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस सरजमीन के अंदर अवेलेबल रिसोर्सेज को मोबलाइज करे, अवाम के इंटरेस्ट के लिए अवाम पर खर्च करें। मेरे कहने का मकसद ये है कि हमारे सामने हालैंड पूल बेचता है जी। आपको अल्लाह ने सैफरान और जैतून जैसे नेमतें दी थी। मैं हुक्मरानों की बात कर रहा हूँ, पीटीआई और उससे पहले सारे हुक्मरानों की मैं बात करता हूँ, कंपैरिजन करता हूँ कि इस ज़मीन के को जो अल्लाह ने जो कहते, तो आप मुझे बताएं कि क्या ये आज इस ज़मीन के अंदर ये फर्टिलिटी आई है? नहीं शाह हुक्मरान किधर थे? वो हम मान रहे हैं, क्यों इस तरफ नहीं सोचा? देखो एक सिंपल, आप मेरा कहने का मकसद ये है, देखो मैं एक लाइन में ख़त्म करना चाहता हूँ। मेरा कहने का मकसद ये है कि एग्रीकल्चर कोटा आना हो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री कोटा आना हो, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कोटा आना हो, फॉरेन रेमिटेंसेस लाना हो, ओवरसीज़ पाकिस्तानी के पैसे मुल्क में लाना हो और मुल्क के इकनॉमिक इंडिपेंडेंस के लिए इस्तेमाल करने हो, ये जिम्मेदारी होती है हुक्मरानों की। आपका जब डायरेक्शन ठीक हो जाए, आप मुझे ये बताएं, ये कहाँ का इंसाफ है कि आप आईपीपीज़ के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके कि मैंने बिजली यूज़ करनी है या नहीं करनी, मैंने आपने अच्छा ये शाह साहब ये तो फैक्ट्स है ना, लेकिन हमारा सवाल ये है कि आपने कौम को एक समत दे दी, डायरेक्शन दे दी, इतना कुछ कर लिया, लेकिन इसके बावजूद खान साहब से क्या गलती हुई कि उनको इक़्तिदार से जाना पड़ा? देखिए खान साहब से तो कोई गलती नहीं हुई। क्या जीडीपी ग्रोथ 6 पर नहीं पहुंची? इससे पहले थी। क्या रेमिटेंसेस नहीं बढ़े? फॉरेन एक्सचेंज नहीं बढ़े? इंडस्ट्रीज बूम नहीं कर गई? एग्रीकल्चर बूम नहीं कर गई? नए क्राफ्ट शामिल नहीं किए?
आप मुझे क्या वजह बनी, कितनी आप गलती फरमाए ना, है? हमें क्योंकि बताए ना कि वजह क्या बनी, फिर कोई वजह तो बनी ना। देखो फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट नाराज थी। अगर एक इंटरनेशनल, देखिए अगर एक इंटरनेशनल प्रेशर आया है, मुझे आप ये बताएं लोगों की प्रायोरिटीज, अगर इंटरनेशनल प्रेशर आया है और फिर आप देखते हैं कि अगर आपके साथी आपको छोड़ जाते हैं, लेकिन मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि जो स्टेटस को के लोग होते हैं उनको ये पता भी नहीं होता कि इस मुल्क के अंदर क्या पोटेंशियल है, उन लाइन्स पर वो सोचते नहीं है। इस मुल्क में सियासत हो रही है कारोबार के तौर पर, इस मुल्क में आपकी सियासत ये हो रही है कि आप नाली सड़क बना के दोबारा इलेक्शन जीत के असेंबली में बैठ जाए। इसलिए अब मैं आपको बात बताता हूँ, मैंने 2 बार इलेक्शन लड़ा है, 2 बार जीता है, और मैं जैसे ही गवर्नर बना हूँ मैंने खान साहब से कहा है कि मैं मजीद इलेक्शन लड़ना नहीं चाहता। सिंपल, ना अपने बेटे के लिए टिकट मांगता हूँ, भाई के लिए मांगा था, उस पर जो है वो सॉरी कर दी, ना मैं अपनी फैमिली का बंदा लाऊंगा। प्रोफेशन के तौर पर, कारोबार के तौर पर जब तक इस मुल्क में लोग सियासत करेंगे ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा। मेरे कहने का मतलब एक है, देखिए आप जितनी भी डिबेट करें, आप जो भी सवालात करें, मुल्क के पोटेंशियल के बारे में पहले पता चलाना, उस पर अमल करना और फिर आवाम। ठीक है शाह फरमान साहब, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आपका। साबिक गवर्नर KPK शाह फरमान साहब हमारे साथ मौजूद थे। इरशाद साहब आपका शुक्रिया, इजाज़त दीजिए।